आवाज आ रही है आपको? चलें, ठीक है। अच्छा, आज हमने ना वो जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका कुछ 50 या 40% सिलेबस जो है वो रह गया है, तो वो हमने आज करना है। आसान सी चीज़ें हैं। एक तो हमने आज वो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, मतलब एक पस है ये पढ़ना है, इयोजाइनोफिल पढ़ने हैं, बेजोफिल्स पढ़ने हैं, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकीमिया पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले पस। तो हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन जब होती है तो बॉडी में सेकेंडरी चेंजेस होती हैं और उस एरिया की तरफ वेजोडाइलेशन भी होती है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज जो है वो ज़्यादा मूव करते हैं। ठीक है, और उनकी मूवमेंट के बाद वहाँ पे वॉलिंग ऑफ हो जाती है। ठीक है, वॉलिंग ऑफ से क्या होता है कि एरिया कवर हो जाते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस इसमें, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जब वो फाइट होती है उसमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस सारी बातें डेड भी हो सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा था, आपने पस का आपको पता ही है। तो अगर डेफिनेशन की फॉर्म में उसको लिखना हो तो हम लिखेंगे कि वहाँ पे जो नेक्रोटिक टिश्यू है, जो टिश्यू वहाँ पे डैमेज हुआ था, वो डेड न्यूट्रोफिल्स, डेड माइक्रोफेजिस एंड टिश्यू फ्लूइड, जो वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कुछ पड़ा था, वो एक कैविटी के अंदर होता है। और कैविटी के अंदर ये जो सारी चीज़ें मिला के उसको हम पस कहते हैं। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। आगे हमारे पास इयोजाइनोफिल्स। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट्स की NEB न्यूट्रोफिल्स वगैरह हमने पढ़ लिए थे। आज हमने दो पढ़नी है, एक इजाइनोफिल पढ़ना है और एक बेसोफिल पढ़ना है। इजाइनोफिल्स में खास बात ये है कि ये अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस है। ठीक है, कि पैरासाइट अगर बॉडी पे अटैक करेगा ना तो उसके खिलाफ जो फेगोसाइटोसिस होगी, वीक फेगोसाइट्स होते हैं, और उनके खिलाफ जो फेगोसाइटोसिस होगी वो इयोजाइनोफिल्स करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, और उनको किल करते हैं। ठीक है, एक इनका और फंक्शन भी है कि ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेस स्प्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, तो एक तो पैरासिटिक इन्फेक्शन हमने याद रख लिया कि उनके अगेंस्ट जो लड़ेगा, जो फाइट करेगा वो इजानोफिल होगा, और जो स्प्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करेगा वो इजानोफिल होगा। ये किलिंग वाली बात पहले पढ़ते हैं कि वो किल कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बल्कि प्रिवेंट वाली अभी बता देता हूँ, किल वाली बात। प्रिवेंट ये कुछ इस तरह से करते हैं कि एक इजानोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है। बेसोफिल सेल्स जो होते हैं ना, दूसरे वाले सेल्स, जब वो हिस्टामीन रिलीज करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, अभी हम थोड़ी देर बाद दोबारा भी पढ़ेंगे। तो हिस्टामीन के रिलीज होने के साथ साथ ये वो बेसोफिल जो है वो इयोजाइनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर भी रिलीज करते हैं। तो कीमोटैक्टिक फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो कीमोटैक्सिस करवाए। ठीक है, तो इजाइनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर क्या होगा? जो कि इजाइनोफिल को मूव करे। तो बेसोफिल इन्फ्लेमेशन की साइट पे वो वाला फैक्टर रिलीज करवाते हैं, और इजाइनोफिल वहां पे मूव करके उस जगह पे जाके कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करवाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉजिंग सब्सटेंसेस जैसे कि हिस्टामिन और बाकी हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये तो इसका एक फंक्शन हो गया। इसका दूसरा फंक्शन है कि ये किल करते हैं पैरासाइट्स को। कितने तरीके हैं और किस तरह से ये पैरासाइट्स को किल कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इनके अंदर ना ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि लाइसोसोम्स की तरह है। आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या कर देते हैं? पैरासाइट्स को किल कर देते हैं। साथ में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, तो ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी क्या कर रही होती है? वहां पे किल कर रही होती है पैरासाइट्स को। तीसरा जो चीज ये रिलीज करते हैं वो होती है मेजर बेसिक प्रोटीन। ठीक है, बेसिक मतलब बेसिक नेचर होती है उसकी, उसमें आर्जिनिन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन होती है आर्जिनिन, उसमें आर्जिनिन अमीनो एसिड है उसमें ज्यादा होता है। तो ये क्या बन जाता है? मेजर बेसिक प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बेसिक जो है वो अबंडेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रही होती है? वहां पे किलिंग ऑफ द पैरासाइट्स में इन्वॉल्व है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? इजाइनोफिल पढ़ा कि इजाइनोफिल जो होते हैं वो फेगोसाइट्स होते हैं, वीक और किल करते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शंस को। ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में पैरासाइट्स को किल करते हैं, और किस तरह किल करते हैं? तीन तरीकों से। हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करके,
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज करके, और मेजर बेसिक प्रोटीन जो कि बेसिक इन नेचर होती है, जिसमें आर्जिनिन ज्यादा होता है। इन तीनों तरीकों से क्या करते हैं ज़ायरोफिल पैरासाइट्स को किल। एक इनका और फंक्शन है, वो क्या है कि ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेस स्प्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन को। एक्सेस स्प्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन कैसे स्प्रेड होगी, प्रिवेंट होगी, कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन कॉजिंग सब्सटेंसेस को किल करेंगे, जैसा कि हिस्टामिन और बाकी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आई। आगे चलते हैं। आगे है कि कौन से ऐसे पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं जिनके अगेंस्ट ये काम कर रहे होते हैं। ये उन पैरासिटिक इन्फेक्शंस की एग्जांपल्स हैं। ये आपकी बुक में सिर्फ एग्जांपल्स के ना नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इनकी डिटेल थोड़ी बहुत हम ऐसे ही देख लेंगे अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है ट्रिकनोसिस, दूसरा है शिस्टोसोमियासिस। ठीक है, ये दो पैरासिटिक इन्फेक्शन है। नाम से जाहिर है ट्रिकनोसिस को ट्रिकनेला या पॉर्क वॉर्म कॉज करता है, और शिस्टोसोमियासिस जो है उसको शिस्टोसोमा कॉज है इसकी। ठीक है, ये दो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ट्रिकनेला ट्रिकनोसिस करता है, और शिस्टोसोमियासिस किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, शिस्टोसोमा की वजह से। तो इन ऑर्गेनिजम्स को जब ये बॉडी में आएंगे तो कौन इनके अगेंस्ट फाइट करेगा, यूजाइनोफिल। ठीक है, और पॉर्क वर्म इस चीज को कहते हैं, पॉर्क जो है ना वो सुअर को कहते हैं। तो ठीक है, और ये क्यों होता है, अंडर कुक्ड पॉर्क जो मीट होता है ना, उसको अगर अंडर कुक कर दिया जाए तो उसकी अंडर कुकिंग की वजह से ट्रिकनेला बॉडी में आ जाता है और टिकनियोसिस कॉज कर सकता है। तो आपने अगर बुक की हद तक याद रखना है तो आप इतना याद रख लो, इंफॉर्मेशन ज्यादा करनी है तो ये कुछ एक आध सिम्टम भी है वो भी याद कर लो। पहला सिम्टम है ट्रिकनोसिस का। ये देखो आईलिड्स के अराउंड क्या हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो चुकी है, और साथ में आंखें जो है ना ये पिंक कलर की हो चुकी हैं। तो ये एक सिम्टम है ट्रिकनोसिस का। अच्छा, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट पैरासिटिक इन्फेक्शन का, ये रिपीट करना है दोबारा। हाँ, पैरासिटिक इन्फेक्शन देखो कि मैंने उसकी दो एग्जांपल्स बताई हैं। एक ट्रिकनोसिस है, उसका नाम है, ठीक है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये कौन सा कुरान मजीद की आयत है कि आप बिल्कुल जेर जबर का ख्याल रखोगे। इंग्लिश है मैं मेरी ज़रा वीक है। तो शिस्टोसोमियासिस जो है ये दूसरी एक इन्फेक्शन है, डिजीज है। इनको कॉज करने वाले दो एजेंट्स के नाम लिखे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ट्रिकनेला है और दूसरा शिस्टोसोमा है। ठीक है, शिस्टोसोमा शिस्टोमियासिस कॉज करता है, और ट्रिकनेला जो है ये ट्रिकनियोसिस कॉज करता है। ठीक है, ट्रिकनेला को पॉर्क वॉर्म भी कहते हैं, जैसे आपने वो एफएससी में हुक वॉर्म और पिन वॉर्म पढ़े थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में आपको याद होगा। और ये ट्रिकनेला बॉडी में किस तरह आता है, अंडर कुक्ड पॉर्क जो है ना उसका मीट अगर अंडर कुक हो, प्रॉपरली कुक ना किया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से ये ट्रिकनेला बॉडी में आके ट्रिकनोसिस कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसके ये तो बुक की बातें होंगी। ये एक आध सिम्टम मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ये है कि ट्रिकनियोसिस जो है इसके अंदर आंखें पिंक हो जाती हैं, आंखों की आई लीड्स जो होती हैं उसके अराउंड क्या चीज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है, इसके अर्ली सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन और डायरिया वगैरह होता है, और लेट सिम्टम्स ये जो स्किन के अराउंड ये जो आईज हैं उनका कलर का चेंज होना, और उधर आईलिड्स के ऊपर जो है वो इन्फ्लेमेशन होना, ये इसके लेट सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। आगे चलो, शिस्टोसोमियासिस के जो सिम्टम्स है ना उनमें देखो बेली ज्यादा हुआ है। इसकी जो बेली का ज्यादा होने की वजह होती है कि लीवर इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, तो एक शिस्टोसोमियासिस का जो सिम्टम ये है कि लिवर इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो यूरन है और जो फीसिस है ना, स्टूल जिनको हम कहते हैं, यूरन और फीसिस या स्टूल के अंदर क्या चीज आ रही होती है, ब्लड आ रहा होता है। तो ये दो सिम्टम्स किसके हो गए, ये दो सिम्टम्स हो गए शिस्टोसोमियासिस के। यहाँ तक हमारा ये इओजाइनोफिल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इनके फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और प्रिवेंट एक्सेस स्प्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन बाय किलिंग सम इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस के फंक्शन क्या है इज़ानोफिल का, क्या पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करना है, और दूसरा क्या फंक्शन है कि एक्सेस स्प्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन को बचाना है, एक लिमिटाइज कर देना है। सही है, अब देखो अब भी हो रही है डिस्टॉर्शन।
नो, अच्छा सही है। शिस्टोसोमियासिस के दोबारा बता देता हूँ। इसमें दो तीन चीजें मैंने बताई है। एक मैंने बताया कि लिवर इनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, लिवर बड़ा हो जाता है, एक ये है। और ब्लड और जो यूरिन है उसके अंदर, और सॉरी, ब्लड और यूरिन और फीसिस में ब्लड आ जाता है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के थ्रू यूरिन, और जीआईटी के आगे क्या आता है, एनस। एनस के थ्रू जो फीसिस निकल रहे होते हैं, फीसिस में ब्लड है और यूरिन जो है उसमें ब्लड आ रहा होता है। ये इसके सिम्टम्स है, और फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। अच्छा मैं बंद करता हूँ माइक, एक सेकेंड रुको। हाँ हेलो, अब आ रही है आवाज? अब मैंने माइक बंद कर दिए सबके। और जो ये जिस बच्चे ने पूछा था कि शिस्टोसोमियासिस के दोबारा बता दो, अभी उसको आवाज सही पहुंची है या मैं बोल दूं? शिस्टोसोमियासिस के दोबारा बोल दूं? चले सही है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारा इजाइनोफिल कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बेजोफिल्स। सही है, ये ल्यूकोसाइट में लास्ट टाइप हमने अभी करनी है इस चैप्टर में। तो बेजोफिल्स जो है वो, इनका फंक्शन जो होता है ना, ये इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी, जो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग है वो बेजोफिल्स का फंक्शन है। ये किस तरह होता है? इन्फ्लेमेशन को बहुत दफा मैंने बोल दिया है। अब होता किस तरह वो देखते हैं। कहता है एक्ट विद मास्ट सेल्स, ठीक है। बेजोफिल्स होते हैं ब्लड के अंदर, और जो ब्लड के साथ टिश्यूज होते हैं ना, ठीक है, उधर क्या पड़े होते हैं, मास्ट सेल्स। ये दोनों बेजोफिल्स और मास्ट सेल्स इकट्ठे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आईजीई एंटीबॉडीज हमने पढ़ी थी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये इन दोनों सेल्स के साथ अटैच होती हैं। जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आएगी, ठीक है, कौन सी एंटीजन जो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग होगी, तो आईजीई क्या करेंगे, उस एंटीजन के साथ अटैच करेंगे खुद को। जब आईजीई के साथ वो एंटीजन अटैच होगी, तो आईजीई चूंकि मास्ट सेल और बेजोफिल सेल के साथ अटैच थी, तो ये क्या करेगी, इन दोनों सेल्स से रिलीज करवाएगी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस। वो कौन कौन सी हैं? उनमें हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है, और भी दो चार होती है, ठीक है। ये सारे के सारे जो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग सब्सटेंसेस है, ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन फिर दोबारा बता देता हूँ कि हिस्टामीन और इन इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस ने वेजोडाइलेशन करवानी होती है उस खास लोकलाइज्ड एरिया में जहाँ पे वो एंटीजन एंटर हुई थी, ठीक है। क्या करवानी है, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन से वहां पे ब्लड ज्यादा जाएगा। उसके बाद इन्होंने कैपिलरी की परमिएबिलिटी ज्यादा करवानी है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड भी ज्यादा जा रहा है, और परमिएबिलिटी ज्यादा होने से वहां पे लीक की जो फ्लूइड भी ज्यादा होगी। फिर इन्होंने न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वगैरह की मूवमेंट भी वहां ज्यादा करवानी है, ठीक है। तो ये सारी चेंजिंग्स जो है ना, ये इन्फ्लेमेटरी चेंजिंग्स हैं। ये किन के थ्रू हो रही हैं? मास सेल्स बच्चे एक तरह के सेल्स हैं जो कि टिश्यूज के साथ, मतलब टिश्यूज के साथ पड़े होते हैं, मतलब टिश्यूज के साथ पड़े हैं, जो कि ब्लड के एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ना, उसके बाहर वाली साइड पे पड़े होते हैं, जहां जहां बेजोफिल सेल्स ने जाना होता है ना, उधर, ठीक है। इन दोनों सेल्स, फिलहाल आप इतना याद रख लो कि मास सेल्स और बेजोफिल सेल्स, इन्होंने इकट्ठे वर्क परफॉर्म करना है, इतना याद रख लो, बाकी बाद में डिटेल कर लेना, ठीक है। और इन दोनों ने इकट्ठे किस तरह फंक्शन परफॉर्म करना है, कि इनके साथ आईजीई लिंक्ड है, ठीक है। आईजीई इन दोनों सेल्स के साथ लिंक है। आईजीई एंटीजन के साथ कंबाइन करेगी, और फिर आईजीई इन सेल्स को एक्टिवेट करके इनसे रिलीज करवाएगी हिस्टामीन और बाकी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस। और बाकी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस वो सेकेंडरी चेंजिंग्स प्रोड्यूस करके इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी। साथ में ये बेजोफिल्स जो होते हैं ना, ये हेपरिन भी रिलीज करते हैं। हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है। ब्लड जो होता है ना, जब नॉर्मल ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो हमने प्रिवेंट करना होता है कि वो अंदर कहीं क्लॉट ना कर जाए। तो वेसल के अंदर क्लॉटिंग से बचाने के लिए जो सब्सटेंस है ना, वो हेपरिन है। आपका जो ब्लड का आखिरी चैप्टर है ना, हीमोस्टेसिस,
वो बिल्कुल इसके ऊपर है, वो हमने प्रॉपरली डिटेल से हमने पढ़ना है जब हम आखिरी चैप्टर पे जाएंगे, वहां पे हेपरिन का भी जिक्र है और बाकी कुछ और भी एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बेजोफिल के दो फंक्शंस हमने पढ़ लिए, एक इन्फ्लेमेशन और दूसरा क्या, हेपरिन की वजह से एंटीकोगुलेंट, ठीक है, हेपरिन एज एंटीकोगुलेंट। बेजोफिल के फंक्शंस दोबारा देखते हैं, क्या करता है, प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड विद वेसल्स, विद इन वेसल्स, कि वेसल्स के अंदर इसने ब्लड को क्लॉट होने से बचाना है, और कौन बचाएगा, हेपरिन, कहां से रिलीज हुआ, बेजोफिल से। दूसरा ये क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तीसरा एक फंक्शन मैंने नहीं बोला, वो है इयोजाइनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि इयोजाइनोफिल को वो फैक्टर जो कीमोटैक्सिस के थ्रू इन्फ्लेमेशन वाली साइट के करीब लेके आता है, वो इयोजाइनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है। ये फैक्टर बेजोफिल रिलीज करते हैं, ठीक है, और वहां पे जाके इयोजाइनोफिल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करके इन्फ्लेमेशन को एक जगह तक महदूद कर देते हैं। तो कैसा मजेदार सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है कि वो सेल्स जो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग है, बेजोफिल सेल्स, उनसे दो ऐसे तरह के सब्सटेंसेस पैदा किए जिनमें एक जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और दूसरा इन्फ्लेमेशन को रोकता है। कॉज करने वाला कौन सा था, हिस्टामिन, और रोकने वाला कौन था, इयोजाइनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, जिसने इयोजाइनोफिल के थ्रू इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करवाया, ठीक है। यहां तक समझ आ गई, चलूं आगे, कुछ रिपीट करना है। अच्छा जी, आगे है ल्यूकोपीनिया। हमने इस तरह के दो वर्ड्स पढ़ने, एक है ल्यूकीमिया और एक है ल्यूकोपीनिया। पीनिया का वर्ड जहां भी होगा ना, ये लेस अमाउंट के लिए होगा, कि जब फ्यू ल्यूकोसाइट्स हो जाएं, कि ल्यूकोसाइट्स किसी भी कॉज की वजह से बॉडी में कम हो गया नॉर्मल से। नॉर्मल कितनी रेंज होती है, 4000 से 11000। जब 4000 से कम होंगे तो हम कहेंगे कि ल्यूकोपीनिया हो गया है। और लिखा है ए प्लास्टिक डिसऑर्डर। ए प्लास्टिक डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे बोन मैरो में मसला होता है, ठीक है। ए प्लेजिया वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ए प्लास्टिक डिसऑर्डर बोन मैरो में मसला होता है। तो ल्यूकोपीनिया, फ्यू ल्यूकोसाइट्स और ए प्लास्टिक डिसऑर्डर। अब ये ए प्लास्टिक डिसऑर्डर क्यों होगा, ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से ए प्लास्टिक डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि हमारा बोन मैरो खराब हो सकता है। वो क्या कॉजेज हैं, एक तो है एक्स रेज, रेडिएशन वगैरह बाहर से आए और बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर दें, या बेंजीन वगैरह कोई हो, ठीक है, बेंजीन हो। थायोयूरासिल एक ड्रग है, यूरासिल आपने पढ़ी होगी, बेस होती है, इसके साथ एस एच का अगर ग्रुप अटैच हो जाए ना, सल्फर का ग्रुप, तो ये बन जाता है थायोयूरासिल। ये एक ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के अगेंस्ट। थायराइड हार्मोन जो होते हैं ना, थायराइड हार्मोन, वो जब ब्लड में ज्यादा होते हैं ना, उसको कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। ये मैं जनरल इंफॉर्मेशन ये बता रहा हूँ, करना है तो कर लेना, नहीं तो ना करना। थायोयूरासिल क्या है, एक ड्रग है जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस के दौरान यूज करते हैं। ये ड्रग भी एक कॉज हो सकती है ए प्लास्टिक डिसऑर्डर की, कि हमारा बोन मैरो इनकी वजह से खराब हो सकता है, ठीक है। आगे है क्लोरमफेनिकोल, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये भी अगर हम यूज कर रहे हो तो इसके दौरान भी चांसेस हो सकते हैं कि बोन मैरो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और बारबिट्रेट हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स होती हैं वो ड्रग जो हमें सिडेटिव्स होती हैं, स्लीपिंग पिल्स वगैरह नहीं होती, वो हिप्नोटिक्स होती हैं, ठीक है, बारबिट्रेट हिप्नोटिक्स। तो जो जितनी भी मैंने कॉजेज लिखी है ना, इनकी वजह से हमारे बोन मैरो को मसला हो सकता है। और जब बोन मैरो को मसला होगा तो वो कॉज कर देगा फ्यू ल्यूकोसाइट्स के, आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और उनकी कम प्रोडक्शन को ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। आगे एंटीबायोटिक के रेफरेंस से मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ। ये मतलब हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ये वैसे मेरा मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है, और कुछ सीनियर से भी मैंने डिस्कस किया और उनकी भी ऑब्जर्वेशन यही है। हमारे यहाँ ना एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बड़े गलत तरीके से हो रहा है, चूंकि सारे के सारे डॉक्टर्स जो है वो एमबीबीएस नहीं है, ठीक है। और एमबीबीएस के अलावा ताई डॉक्टर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स देते हैं हाई जनरेशन की। एंटीबायोटिक्स की ना मुख्तलिफ जनरेशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ जनरेशन। तो जो हैवी वाली डोजेज होती है ना, हमारे जो ताई डॉक्टर हैं वो हैवी डोजेज दे रहे होते हैं। उसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट ये होता है कि बाद में भी जब हमको दोबारा इन्फेक्शन होता है ना, तो हमें हाई डोज के अलावा आराम नहीं आता,
अक्सर आपने सुना होगा जी, बड़े डॉक्टरों को गया, बड़े एमबीबीएस को गया, एंड ते साढ़े पेट के डॉक्टर ने एक ही गोली दी थी तो साढ़े ढिड की दर्द ठीक होगी। उसकी वजह क्या थी कि वो उसने डोज ही ऐसी दी कि जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रीटमेंट तो फौरन हो गया, लेकिन बाद में जब हम करवाएंगे तो फिर हम उसी डोज से ठीक होंगे। तो हमने अब सोचना ये है कि हमारा जो 5 साल बाद 10 साल बाद क्या फ्यूचर होगा, हम एंटीबायोटिक्स को किस तरह यूज करेंगे। तो ये आपके भी सोचने की बात है और मेरे भी सोचने की बात है कि हमारा मतलब हम किस तरह ट्रीट करेंगे पेशेंट्स को, कि जब पेशेंट्स के अंदर उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होगी। तो ये एक जनरल बात थी। आगे चलते हैं ट्रीटमेंट पे। ल्यूकोपीनिया का ट्रीटमेंट देखो ट्रांसफ्यूजन है, कि देखो जब आपके ल्यूकोसाइट्स कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे ताकि वो जो इसका बॉडी पे गलत इफेक्ट हो रहा है वो कम कर दें, ठीक है। और कुछ ऐसी ड्रग्स भी दी जाती हैं, ठीक है, जो उस कॉज को खत्म करती हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी कॉज थी जिसने बोन मैरो को डिस्ट्रॉय किया, कोई इन्फेक्शन था, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम ड्रग्स देंगे मुख्तलिफ, यहाँ नाम मेंशन नहीं है तो ना करो। और ट्रांसफ्यूजन क्या है कि जो कॉज जिस वजह से हमारा डब्ल्यूबीसी कम हो चुके हैं, तो उन डब्ल्यूबीसी को पूरा करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। ल्यूकोपीनिया में किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, सही है। आखिरी डिजीज है आज की ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया बिल्कुल उसके अपोजिट है कि ल्यूकोसाइट एक्सेस हो जाते हैं, ब्लड कैंसर भी इसको कहते हैं। मैंने सुना है हमारे जो पिछले सीएम थे ना, शहबाज शरीफ, उनको ब्लड कैंसर था, यानी कि उनको ल्यूकीमिया था, सुना है, आई डोंट नो। तो आप उसके रेफरेंस से भी जहन में रख सकते हो, मतलब जनरल बात बता रहा हूँ। अब ल्यूकीमिया क्या है? एक्सेस ल्यूकोसाइट, ठीक है। और ये किसे कहते हैं? ब्लड कैंसर को। सही है। आगे चलते हैं इसकी टाइप्स पे। ये आपकी बुक ने कुछ टाइप्स मेंशन किए हैं। न्यूट्रोफिल्स ज्यादा अगर होंगे डब्ल्यूबीसी में तो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया, बेजोफिल ज्यादा होंगे तो बेजोफिलिक ल्यूकीमिया, इओजाइनोफिल ज्यादा होंगे तो इजाइनोफिल ल्यूकीमिया, मोनोसाइट्स ज्यादा होंगे तो मोनोसिटिक, लिम्फोसाइट ज्यादा होंगे तो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। सही है, ये सिंपल। अच्छा, इसके कुछ हमारी बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं ल्यूकीमिया के, जैसे कि पेन है। जाहिर बात, एक बंदे को ब्लड कैंसर है उसको पेन तो होनी होनी है ना, मतलब क्यों? क्योंकि उसके सेल की ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है। आगे बोन फ्रैक्चर, ल्यूकोसाइट्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर। सही है। तो बोन मैरो में क्या हो चुका है, मसला हो चुका है जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और आपको पता है जो कैंसरस डिजीजेज होती है ना उनमें क्या होता है, मेटास्टेसिस होते हैं, सेल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से बोन में फ्रैक्चर भी हो सकता है। साथ में चूंकि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है, ज्यादा सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक मशीनरी भी ज्यादा वर्क कर रही है, ठीक है। बॉडी में ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। और मेटाबॉलिक मशीनरी यूज किसके लिए हो रही है? डब्ल्यूबीसीज बनाने के लिए। तो जो बाकी सेल्स बोन मैरो से बनते हैं, एनीमिया, जो आरबीसी वगैरह, प्लेटलेट्स वगैरह, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है? अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। साथ में लिखा हुआ है प्रोटीन ब्रेक डाउन, ठीक है। अब जब सेल्स की मेटाबॉलिक मशीनरी ज्यादा वर्क कर रही है, क्योंकि उसको सेल्स ज्यादा बनाने हैं, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जो है ना वो टूटना शुरू हो जाएंगी। लोग वीक हो जाते हैं कैंसर के दौरान। क्यों? क्योंकि सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा है और उस ज्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे ल्यूकीमिया के। सही है। ल्यूकीमिया, एक्सेस ल्यूकोसाइट या ब्लड कैंसर। और इसकी टाइप्स 5 हैं। इफेक्ट्स क्या हैं? पेन, बोन फ्रैक्चर, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और प्रोटीन ब्रेकडाउन। ये क्या हो चुका है हमारे पास? ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट। आप याद करो, आपने ये पहला वर्ड कहीं पढ़ा था, मेथोट्रिक्सेट, कहाँ पढ़ा था, बताएगा कोई? बच्चे, थ्रोम्बोसाइट्स जो है ना, प्लेटलेट्स को कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएं, अनीमिया में आरबीसी कम होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट्स कम होते हैं। मैंने पूछा मेथोट्रिक्सेट हमने कहाँ पढ़ा था? फॉलिक एसिड में। और वहां पे मेथोट्रिक्सेट का एक और वर्ड भी लिखा हुआ था कि ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, किन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में, बताएगा कोई?
नहीं 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 नहीं, मीथोट्रिक्सेट जो है ना, हाँ सोरियासिस, और एक वर्ड और भी था, नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? ट्यूमर वाले, ठीक है। और सॉरी, दूसरा रिमोटाइड, और तीसरा जो मैं पूछना चाह रहा था वो था नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स। नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं? जिनमें ट्यूमर वगैरह बनते हैं। और ये क्या है, लिकीमिया क्या है, ब्लड कैंसर, इसमें भी सेल्स की प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज्यादा। तो मीथोट्रिक्सेट एक ट्रीटमेंट है किसका भला? ल्यूकीमिया का। साथ है एस्पार्जिनेज, ये वो एंजाइम है जो तोड़ता है एस्पार्जिनीन को। मैंने थोड़ी देर पहले मेटाबॉलिक मशीनरी की बात की कि जब ल्यूकीमिया होगा, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो उसके दौरान क्या चीज होती है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन के दौरान क्या नाम है उसका, मेटाबॉलिक मशीनरी ज्यादा वर्क कर रही है। तो एस्पार्जिनेन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि उसके दौरान यूज होता है जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम उस मेटाबॉलिज्म वाले एलिमेंट को निकाल दें तो क्या मेटाबॉलिज्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने वो एक ऐसा फैक्टर रिमूव कर दिया है जिसका बड़ा की रोल था मेटाबॉलिज्म के अंदर। और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स क्या हो जाएगी? कम। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है ल्यूकीमिया का कि हम एस्पार्जिनीज देते हैं। ये क्या करता है, एस्पार्जिनिन को कम, एस्पार्जिनिन के कम होने से मेटाबॉलिज्म कम, और उस मेटाबॉलिज्म से ल्यूकोसाइट्स भी कम। ठीक है, हो गया, यहां तक क्लियर है सब? वैसे ये ट्रीटमेंट आपकी बुक में नहीं है। चलें आगे चलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पे। चलूं आगे? आवाज आ रही है सबको? तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये ना मोनोसाइट्स जो होते हैं ना हमारे, उनके रेफरेंस से बुक ना एक डिफाइन करती है पूरे सिस्टम को, उसको मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जनरलाइज इसकी बातें ये होती हैं कि हमारा जो क्या नाम है उसका, ब्लड के अंदर जब मोनोसाइट्स होते हैं ना तो उनको मोनोसाइट्स ही कहते हैं। लेकिन जब वो ब्लड से निकल के जाते हैं ना टिश्यूज के अंदर तो वो मैक्रोफेज बन जाते हैं, उनका नाम मैक्रोफेज हो जाता है। तो गुजरते किसके थ्रू हैं? एंडोथेलियल जो लाइनिंग है उसके थ्रू गुजरते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को वो कहते हैं कि ये मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम है या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है। डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं वो कि द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसाइट, मोबाइल एंड फिक्स मैक्रोफेजेस। कि मोनोसाइट कौन से? जो कि ब्लड के अंदर थे। मोबाइल एंड फिक्स मैक्रोफेजेस ये टिश्यू के अंदर होते हैं। टिश्यू के अंदर जो मूव कर रहे होते हैं वो मोबाइल उसको कहेंगे, और जो मूव नहीं करते मैक्रोफेजेस वो फिक्स्ड होते हैं। एंड फ्यू एंडोथेलियल सेल्स, इस सारे सिस्टम को मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। बच्चे ट्रीटमेंट कह रहे, रिपीट कर दो, कर देता हूँ। मेथोट्रिक्सेट आपने विटामिन B9 में पढ़ा था कि ये नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर में यूज करते हैं। नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर ट्यूमर वाले डिसऑर्डर होते हैं जिनमें ट्यूमर प्रेजेंट है। तो लिकीमिया भी एक तरह का ट्यूमर ही है, जारी बात, इतने ज्यादा सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मेथोट्रिक्सेट एक ट्रीटमेंट है। दूसरा एस्पार्जिनेज एक ट्रीटमेंट है जो कि एस्पार्जिनेन को तोड़ता है। एस्पार्जिनीन क्या है? एक अमाइनो एसिड है जो कि मेटाबॉलिज्म में जिसका रोल होता है। अब जब एस्पार्जिनीन नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो मैंने पहले बताया था कि ल्यूकोसाइड्स है वो ब्लड के मेटाबॉलिज्म जब ज्यादा होता है तभी ज्यादा ल्यूकोसाइड होंगे ना। तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा तो ल्यूकोसाइड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो ये दोनों ट्रीटमेंट है किसके? ल्यूकीमिया के। मैं रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम पे था, मैंने कहा कि मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर थे, जब टिश्यू में आए तो कुछ फिक्स थे जो मूव नहीं कर रहे, और कुछ जो थे वो मूव कर रहे थे, कर रहे होते हैं बल्कि। और जो एंडोथेलियल सेल जिनके साथ एसोसिएट थे, जिनके थ्रू ये मूव किए, तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। अब ये सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत जगहों पे प्रेजेंट है, जाहिर बात है बहुत जगहों पे ब्लड जा रहा है और वहां पे जो है वो मोनोसाइट मैक्रोफेज मूव कर रहे हैं। ये सारा ना हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पे ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है। अब इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है? स्किन में है, लिम्फ नोड पे है, लंग्स में है, लिवर में है, स्प्लीन में है, बोन मैरो में है, ठीक है। स्किन में जो जब मैक्रोफेज बनते हैं ना मोनोसाइट से, जब स्किन में मैक्रोफेज बनते हैं तो बुक वाले ने उसका खास नाम रखा है हिस्टियोसाइट्स। बुक से पढ़ लेना, ठीक है।
और लंग्स के अंदर वो एल्व्यूलर मैक्रोफेज उनको कहते हैं, और लिवर के अंदर उनको कुफर सेल्स कहते हैं। नाम अगर अभी समझ नहीं आया तो बुक से देख लेना। ये एक SCQ है, ठीक है, आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, और बुक में सारा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना याद रखना है कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ये 4-5 लोकेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, और साथ में ये एक डेफिनेशन है। ये होगी बात। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो हम वो कह रहे थे पहले वाले क्वेश्चन रिपीट कर देना बच्चे। टाइट जंक्शंस ना, जो जंक्शंस हैं वो तो वहां पे पहले ही पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमने उन जंक्शन से क्या चीज देखनी है कि डायप्रोटेसिस कैसे हो रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि वहां पे हमने पहले मार्जिनेशन करनी है। मार्जिनेशन होता है अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट किस तरह होगी कि जो न्यूट्रोफिल, अभी मेरे पास वो स्लाइड भी नहीं है, वो पिछले लेक्चर की स्लाइड लगे, तो वर्डिंग को समझने की कोशिश करना ना, फिर भी ना समझ आई तो मैं फिर ग्रुप में जो है ना बाद में कोई डायग्राम्स वगैरह फिगर्स भेजूंगा जिससे समझ आ जाएगी। तो मैं कहाँ पे था, मैंने कहा मार्जिनेशन होनी सबसे पहले। मार्जिनेशन में भी पहले स्लो डाउन होते हैं, फिर प्रॉपर अटैचमेंट होती है। स्लो डाउन इस तरह से होते हैं कि न्यूट्रोफिल जो होते हैं ना, उनकी सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि काउंटर पार्ट होते हैं सिलेक्टिन का। सिलेक्टिन होती है एंडोथीलियम के ऊपर, वो एंडोथीलियम वाली सिलेक्टिन अटैच होती है न्यूट्रोफिल के किसी बॉडी के पार्ट के ऊपर, न्यूट्रोफिल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जब दोनों अटैच हो जाते हैं तो इससे वो न्यूट्रोफिल हो जाता है स्लो। एक बात, फिर क्या होता है, जो आई कैम होता है ना, इंट्रा सेलुलर एडेहियन मॉलिक्यूल 1, वो अटैच होता है काउंटर पार्ट के साथ जो कि न्यूट्रोफिल पे प्रेजेंट है। दोबारा जब दो तरह के मॉलिक्यूल अटैच हो गए आपस में तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इससे वो जो है वो रुक जाता है। फिर हमारे पास पड़े हैं टाइट जंक्शन। अब आप पूछते हो कि वो टाइट जंक्शन से गुजरेगा कैसे। बच्चे, आपने कभी देखा हो कई बंदे हाथ में चूड़ी फंस जाए तो हम हाथ को फोल्ड करके निकालते हैं, तो ये डायप्रोटेसिस की मूवमेंट भी कुछ इस तरह से होती है। एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो साइटोस्केलेटन ने मेंटेन करना होता है। तो जो न्यूट्रोफिल का साइटोस्केलेटन है ना, वो अपने आप को कुछ इस तरह से फोल्ड करता है, रीअरेंज करता है, कि जब जब उसने उन टाइट जंक्शन से गुजरना होता है ना, तो वो उसके साइज के अकॉर्डिंग, अगर वो पूरे का पूरा होगा तो वो नहीं गुजरेगा, लेकिन वो खुद को अगर स्क्वीज कर लेगा तो वो गुजर जाएगा। अब ये साइटोस्केलेटन में चेंजिंग्स प्रोड्यूस कौन करता है, तो ये जो टाइट जंक्शन होते हैं ना, वहां पे कुछ प्रोटीन्स पड़ी होती है जिनका मैंने नाम लिखा था PCAM, PECAM, ठीक है, प्लेटलेट एंडोथीलियल अडेहियन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये वहां पे पड़े होते हैं टाइट जंक्शन के ऊपर। ये मॉलिक्यूल जब अटैच होते हैं ना उसके ऊपर न्यूट्रोफिल्स के साथ मार्जिनेशन के बाद, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसके साइटोस्केलेटन को रीअरेंज करते हैं। और जब उसका साइटोस्केलेटन रीअरेंज होता है तो उसकी शेप इतनी स्क्वीज हो जाती है कि वो टाइट जंक्शन के साइज के अकॉर्डिंग हो जाती है। मूवमेंट वहां पे, ये पहले कि वहां पे प्रेजेंट तो है, वहां पे जो है वो रास्ता तो है, लेकिन इतना ज्यादा खुला नहीं है, तो सेल को खुद को जो है वो चेंज करना पड़ता है। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अभी ना मीटिंग में 1 मिनट पड़ा है, अगर क्वेश्चन है समझ आई है तो बता दो, नहीं तो फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ बच्चे, बच्चे जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी मिनट चल रहा है मीटिंग का। आपका तो क्वेश्चन ही नहीं है नान। चलें बच्चे, अगर आ गए तो ठीक है, फिर भी मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।